बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने पादपों के अंदर जल और भोजन का परिवहन देखा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर वृक्क के बारे में देखेंगे कि वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें वृक्क की संरचना देखनी जरूरी है। तो पहले हम एक वृक्क का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करें, फिर उसके बाद हम उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी हम पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लें। ये जैसा कि मैंने थोड़ा पहले से ही पेंसिल से बना रखा है जिससे कि हमारा थोड़ा समय बचे। देखिए, देखिए बच्चों, ये है हमारा वृक्क। करेक्ट। इस वृक्क के अंदर ये जो वृक्क का मध्य का भाग जो होता है इसे हम कहते हैं मध्यांश। मध्यांश, मध्यांश कहते हैं। करेक्ट। इसका जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। इस प्रकार वृक्क को दो भागों में बांटा गया है, मध्य भाग मध्यांश और बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। करेक्ट। देखिए, इसके यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम, हाइलम। ठीक है, इस छिद्र के द्वारा रक्त वाहिनियां, कोशिकाएं, ये सब इस किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं पिरामिड। पिरामिड। करेक्ट। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन नलिका या वृक्क नलिका। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। वृक्क नलिका। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार ये हमारी किडनी होती है। ठीक है, तो ये किडनी जो होती है ये सेम की फली जो होती है उसका जो बीज होता है ये उसके आकार की होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये लगभग कहते हैं भूरे रंग की होती है और कशेरुक दंड के दाएं बाएं ओर स्थित होती है। करेक्ट। इसके मध्य के भाग को जैसे कि हम मध्यांश कहते हैं और इसके बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। करेक्ट। ये किडनी जो होती है वो इस प्रकार की, जो ये नलिकाएं आप देख रहे हैं जिसे हम नेफ्रॉन नलिका कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं मिलके किडनी का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वृक्क जो होता है इसकी संरचनात्मक इकाई क्या हो गई? वृक्क नलिका। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन नलिका, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन नलिका हो गई। करेक्ट। अब ये नेफ्रॉन नलिका कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, कितने भागों में बांटा गया है, तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करें। देखिए, जैसा कि मैंने बना रखा है, पहले थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूं।
हाँ बच्चों, देखिए ये होती है हमारी नेफ्रॉन नलिका। ठीक है, इस तरह की लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं मिलकर के ये वृक्क किडनी का निर्माण करती हैं। करेक्ट। तो ये होती है हमारी मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो अब हम इस नेफ्रॉन नलिका के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके भागों को पहले हम स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये जो है ये होती है अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। करेक्ट। ये जो आप देख रहे हो ये रक्त कोशिकाओं के जाल होते हैं जिन्हें हम ग्लेमेरुल्स कहते हैं, ग्लेमेरुल्स। ठीक है, ग्लेमेरुल्स, इन्हें हम ग्लेमेरुल्स कहते हैं। करेक्ट। ये जो प्यालेनुमा जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। इसको हम कहते हैं बोमन संपुट। ठीक है, बोमन संपुट, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट। करेक्ट। इस ग्लेमेरुल्स और इस बोमन संपुट, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम मेल पीगी कोश कहते हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम मिला दें इस प्रकार तो दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं मेल पीगी कोश, मेल पीगी कोश। करेक्ट, मेल पीगी कोश। ग्लेमेरुल्स और बोमन के संपुट, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? मेल पीगी कोश कहलाते हैं। ओके, अब इस बोमन संपुट के नीचे का जो भाग है यहां से लेकर और ये यहां तक का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम नलिका। यहां से लेकर और इस प्रकार ये कंप्लीट जो ये भाग होता है इसको हम कहते हैं नलिका। ठीक है, इस नलिका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां से लेकर और यहां तक की जो नलिका होती है इसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये यू आकार की जो भाग है इस नलिका, जो यू आकार का जो ये भाग है इतना सा, इसको हम कहते हैं हेनले के लूप, हेनले के लूप। करेक्ट। यहां से लेकर ये जो नलिका है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये होती है संग्रह नलिका। करेक्ट। तो इस प्रकार नेफ्रॉन के ये भाग होते हैं। तो मोटे तौर पे नेफ्रॉन नलिका को 2 भागों में बांटा गया है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेल पीगी कोश। तो पहला भाग तो क्या हो गया? मेल पीगी कोश, और दूसरा हो गया ये नलिका। करेक्ट। इस नली के चारों तरफ जो ये बैंड हो रही है ये होती है रक्त कोशिकाएं, रक्त कैपिलरी। तो इनको कहते हैं हम ब्लड कैपिलरी, रक्त कैपिलरी। करेक्ट। तो ये होते हैं रक्त नलिका के विभिन्न भाग। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, अब हम हमारे एनसीईआरटी 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि इस वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मूत्र का निर्माण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है इसके लिए हमें पहले मूत्र की और रक्त के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। तो पहले हम उन 2 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए मूत्र। तो मूत्र के सबसे पहले हम संगठन की बात करें कि ये किन से मिलकर बना होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 95% जल होता है। ठीक है, वाटर, और इसके अलावा जो 5% जो होता है वो अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, कुछ लवण एवं कुछ
कुछ लवण सॉरी, ठीक है। इन सब का मिश्रण जो होता है वो मूत्र होता है, अर्थात मूत्र का निर्माण इन सब चीज़ों से मिलकर के होता है। मूत्र में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम एक रक्त के ऊपर थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। रक्त, देखिए हमारा जो रक्त होता है उस रक्त में बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो कुछ जैसे कि हम एग्जांपल देखें, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल कोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन, एमिनो अम्ल, इसके बाद में लवण, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारे पदार्थ रक्त के अंदर मौजूद होते हैं। रक्त के अंदर ये सारे पदार्थ जो होते हैं ये पाए जाते हैं, करेक्ट। अब इन पदार्थों में से कुछ पदार्थ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसा कि ये ग्लूकोज से लेकर और यहाँ तक कि हम बात करें तो ये हमारे लाभदायक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं लाभदायक पदार्थ, करेक्ट। और ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। ओके, ठीक है। तो एक बात आपको ये इसकी क्रियाविधि के लिए याद रखनी है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एक चीज और देखिए, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, इसके अलावा लवण, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है, प्रोटीन, रक्त कोशिका, करेक्ट। ये जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कणों का आकार बड़ा होता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो इनके कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। कणों का आकार छोटा होता है थोड़ा सा, और इनके कणों का आकार क्या होता है, आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। ओके, देखिए बच्चों, तो हमने देखा कि रक्त में ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, और इनमें से कुछ पदार्थों के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, कुछ का बड़ा होता है, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक, हाँ बच्चों, देखिए ये हमारी अभिवाही धमनी है, करेक्ट। इस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। अशुद्ध रक्त से मतलब जिसके अंदर अनुपयोगी पदार्थ भी मिले हुए हों, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त इसके अंदर अभिवाही धमनी में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद यहाँ ग्लोमेरुल्स के अंदर पहुँचता है, करेक्ट। जब रक्त यहाँ पे आता है तो रक्त यहाँ पे क्या होता है, कुछ इकट्ठा हो जाता है। जब रक्त यहाँ पे इकट्ठा होता है तो ये जो रक्त कोशिकाओं का जो जाल है जिसे हमने ग्लोमेरुल्स कहा है, इस जाल के छिद्रों में से छोटे आकार के पदार्थ छन करके और बोमन संपुट में आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसके अंदर आ जाते हैं वो पदार्थ जिनके कणों का आकार छोटा होता है। तो कौन कौन से पदार्थ आते हैं, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब जिनके कणों का आकार छोटा होता है वो इस रक्त में से छन के यहाँ आ जाते हैं, करेक्ट। और
जो प्रोटीन रक्त कोशिकाएं जिनका आकार बड़ा होता है, इस ग्लोमेरुल्स के छिद्रों से बड़ा होता है, वो रक्त के साथ वापस प्रवाहित हो जाते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, इतना पहले। हाँ बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अशुद्ध रक्त मतलब वो रक्त जिसमें उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, अनुपयोगी पदार्थ मिले होते हैं, अशुद्ध रक्त, वो यहाँ अविवाहित धमनी से प्रवेश करके इसके द्वारा ग्लोमेरुल्स में आता है, मतलब कि रक्त कोशिकाओं के गुच्छे के अंदर आता है। अब इन गुच्छों के द्वारा, इन गुच्छों के छिद्रों में से वो पदार्थ जिनके कणों का आकार छोटा होता है, वो छन करके बोमन कैप्सूल में यहाँ पे आ जाते हैं, और जिनका आकार बड़ा होता है वो रक्त के साथ प्रवाहित हो जाते हैं। करेक्ट। अब ये जो पदार्थ छनते हैं, इनमें से कौन कौन से पदार्थ छनते हैं? ये सभी जिनका आकार छोटा होता है। करेक्ट, ये छन के यहाँ आ जाते हैं। अब जो ये पदार्थ छन के आए, इनमें से उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और अनुपयोगी भी होते हैं। जैसे कि अनुपयोगी पदार्थ यूरिक अम्ल, यूरिया, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये भी क्या होते हैं? इन उपयोगी पदार्थों के साथ छन करके यहाँ पे आ जाते हैं। करेक्ट। अब ये सभी पदार्थ, उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ, इस नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं। करेक्ट। इस नलिका के अंदर जब ये उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ इस प्रकार जब प्रवाहित होते हैं, तो इस नलिका के चारों तरफ जो ये कैपिलरी होती है, ठीक है ना, रक्त, ये कैपिलरी, इसके द्वारा उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। इस नलिका में से इस रक्त कैपिलरी के द्वारा उपयोगी पदार्थों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और अब उपयोगी पदार्थों में से किस किस को अवशोषित करते हैं? एमिनो अम्ल को, ग्लूकोज को, लवण को, जल, ठीक है, यूरिया को नहीं करते। यहां तक के उपयोगी पदार्थों को इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। करेक्ट। अब इस नलिका के अंदर केवल बचता क्या है? केवल यूरिया, यूरिक अम्ल और थोड़ी सी मात्रा में जल बचता है। ठीक है, और ये यूरिया, यूरिक अम्ल, ये जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, वो केवल इस नलिका में शेष बचते हैं, जो कि आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मूत्र। और ये मूत्र के बनाते हैं, और ये मूत्र फिर आगे जाके संग्रह नलिका में पहुंचता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्र क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ लवण और पानी का मिश्रण ही तो है। तो अब इसमें से अनुपयोगी पदार्थ कौन कौन से बचे? यूरिया बचा, यूरिक अम्ल बचा, बाकी सब उपयोगी पदार्थ तो क्या हो गए? इस रक्त कैपिलरी के द्वारा क्या हो गए? अवशोषित हो गए, और नलिका में केवल अनुपयोगी पदार्थ ही शेष बचा, और ये मूत्र के रूप में संग्रह नलिका में पहुंचता है। इस प्रकार रक्त से मूत्र का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार मैं समरी के रूप में वापस इस चीज को हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अशुद्ध रक्त यहाँ पे आएगा, ठीक है, ग्लोमेरुल्स में। ग्लोमेरुल से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ बोमन संपुट में पहुँचते हैं। फिर ये अनुपयोगी और उपयोगी पदार्थ इस नलिका में पहुँचते हैं। इस नलिका में जब ये पहुँचते हैं, नलिका में जब प्रवाहित होते हैं, तो उपयोगी पदार्थ इस रक्त कैपिलरी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थों को इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और अनुपयोगी पदार्थ के रूप में केवल क्या बचता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ जल और लवण, वो तीनों इसमें आगे प्रवाहित होते हैं, और तीनों मिलकर मूत्र के रूप में संग्रह नलिका में पहुंचते हैं। इस प्रकार रक्त से मूत्र का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस प्रकार रक्त के द्वारा या रक्त से मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर ये टॉपिक समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगले चैप्टर की वीडियो हम समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।